हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर्किटेक्चर लिटरेचर एंड पेंटिंग आर्ट्स ऑफ मुगल पीरियड, मुगल काल की वास्तुकला, साहित्य कला व चित्रकला, आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसमें कि आर्किटेक्चर वाला टॉपिक जो है यानी कि वास्तुकला वाला पोर्शन है, उसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोकस रखेंगे साहित्य और चित्रकला पे। तो मुगल काल के साहित्य और चित्रकला पे डिस्कस करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 12 के भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 के चैप्टर नंबर 4 से, जो कि इसमें विषय 9 लिखा हुआ है। टॉपिक है यहां पर, जो विषय का नाम है वो है शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियां। तो चलिए, इसमें जब हम शुरू करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग्स दी हुई है और बहुत कुछ इसके बारे में बताया गया है। एक शब्द पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वो है इतिवृत्त। तो इतिवृत्त कहने का मतलब होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी कहने का मतलब होता है कि कोई भी घटना या घटनाओं की श्रृंखला, जैसे 5-10 घटनाएं हैं, तो वो 5-10 घटनाएं जो है वो कब 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 हुई, यानी कि उनका जो क्रम है, और क्रम में उन घटनाओं को देखने, पढ़ने और डिस्कस करने को हम इतिवृत्त बोलते हैं। तो चलिए, हम अपना फोकस बनाते हैं लिटरेचर और पेंटिंग आर्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये यहां पर देखेंगे हम, ठीक है। तो जो मुगल बादशाहों द्वारा जो इतिवृत्त तैयार करवाए गए थे, इतिवृत्त मतलब हम समझ लें कि ये जितने भी हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा खुद तैयार करवाए गए हैं। राज दरबार में पहले बहुत सारे विद्वान रहा करते थे, जिसमें से लेखक होते थे, संगीत के जानकार होते थे, चित्रकार होते थे, बहुत तरह के कलाकार होते थे। तो उन्हीं में से कुछ इतिहासकार भी होते थे, विद्वान होते थे। तो उन्होंने जो लिखा है, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसी के हिसाब से हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि जो मुगल दरबारी इतिहास है वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। यहां पर हम ध्यान देंगे कि मुगल दरबारी इतिहास जो है वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो ये यहां पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये अकबरनामा है, बाबरनामा है, शाहजहांनामा है और बाकी आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब किस भाषा में लिखे गए थे। या फिर ये पूछ सकता है कि मुगल दरबार की जो राजकीय भाषा थी, मुगल दरबार की जो भाषा थी वो कौन सी थी। तो उसका आंसर होगा फारसी। और बोलते बोलते मैंने ये बोल दिया कि जो बाबरनामा भी, लेकिन आगे हम देखें कि बाबरनामा जो है वो फारसी में नहीं बल्कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। आगे हम उसको देखते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि तुर्की जो है वो उनकी मातृभाषा थी। जो मुगल थे उनकी मातृभाषा, मदर टंग जो लैंग्वेज था वो तुर्की हुआ करती थी, ठीक है। बाबर ने जो कुछ लिखा है, जिसमें से कि बाबरनामा है, वो अपने तुर्की भाषा में ही लिखा है। बाद में फिर इसे ट्रांसलेट भी किया गया होगा फारसी में और बाकी अन्य जगहों पर। और यहां पर हम ये देखते हैं कि अकबर ने काफी सोच समझकर जो है फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। अब क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, इस पे और सारी बातें हो सकती है, जिसमें लिखा हुआ है, इस किताब में दिया हुआ, उस पर बातें फिर कभी दूसरे एंगल से करेंगे। यहां हम सिर्फ इतना समझ लें कि मुगल दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी और इसका डिसीजन अकबर ने लिया था। हम सभी जानते हैं कि मुगल
जो वंश है, मुगल साम्राज्य है, उसके संस्थापक जो हैं वो बाबर थे। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हासिल की थी इब्राहिम लोदी को हरा करके, और मुगल वंश की नींव रखी थी। लेकिन उसे स्थापित करने, उसे एक नए लेवल पर ले जाने का काम अकबर ने किया था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अकबर ने काफी सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। तो आगे आने वाले चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारे बुक्स जो है वो फारसी में लिखे हुए होंगे। इसे हम अच्छी तरह समझ लें, स्पष्ट हो लें। एक सेकंड, ये क्या आ गया। अब नेक्स्ट है कि अब जैसे सबसे पहला हमारा था अबुल फजल के शब्दों में, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अबुल फजल कौन है, क्या है, उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया कि अकबर नामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। यहाँ पर हम इसको देख लेंगे कि जो अकबरनामा है वो लिखा गया था फारसी में, और बाबरनामा तुर्की में, और बाद में उसे ट्रांसलेट किया गया था फारसी में। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मुगल बादशाह थे, उन्होंने रामायण और महाभारत को भी ट्रांसलेट करने का आदेश दिया था। और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है उसे हम जानते हैं रज़्मनामा के नाम से, युद्धों की पुस्तक। यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था रज़्मनामा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बातें की गई है पांडुलिपियों के बारे में, पांडुलिपियों की रचना के बारे में। तो हम जानते हैं पांडुलिपि बोलते हैं जो हाथ से जो लिखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं, हम लोग हाथ से लिखने को पांडुलिपि बोलते हैं। जैसे होता है एक प्रिंट करना, जो पीडीएफ आप सामने देख रहे हैं, ये पांडुलिपि नहीं है, ये प्रिंट है, ये मशीन से प्रिंट किया गया है। और एक होता है हाथ से लिखना, तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। ये सब हम जानते हैं। यहाँ पर एक और फैक्ट आने वाला है, जस्ट हम देखते हैं। जैसे कि पांडुलिपि जब लिखा जाता था तो उसको अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिल्द चढ़ाते थे, तो जिल्द चढ़ाने वाले को जिल्दसाज बोलते थे। यहाँ हम देख सकते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा टर्म आया है कलम। तो कलम क्या होता है, सरकंडा होता है, जो सरकंडा मतलब आप समझ सकते हैं। तो सरकंडे का जो है एक नीब बना करके उसमें स्याही में डुबो कर लिखा जाता था, तो उसे फिर कलम कहते थे। चलिए अब हाँ, जो मैं ढूंढ रहा था वो यहाँ पर मिला, जो मैं भटक रहा था थोड़ा सा। एक टर्म यहाँ पर है नस्तलिक। नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना। तो नस्तलिक जो होता था, नस्तलिक का मतलब होता था कि जो सुंदर हैंडराइटिंग में जो चीजें लिखी जाती थी उसे नस्तलिक बोलते थे। और अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक था कश्मीर का मोहम्मद हुसैन। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए कि अकबर के दरबार में जो नस्तलिक सबसे बेहतरीन नस्तलिक था वो कौन था। तो उसका नाम था मोहम्मद हुसैन, जो कि कश्मीर का रहने वाला था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म जो आया था कि मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो देखते समय कुछ कुछ नोट भी करते जाएं, जहां जहां मैं बोलूंगा कि इसे नोट कर ले। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा एक टर्म जो है अकबरनामा। तो अकबरनामा के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। ठीक है, यहाँ पर बार बार उनका नाम आएगा, अबुल फजल का जो है। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। जो अकबरनामा के जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं अबुल फजल, उन्होंने बोला है कि चित्रकारी जो है एक जादुई कला है। ठीक है,
उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। तो चलिए अबुल फजल की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो बातें लिखी हुई है, ये स्क्रीन पे क्या आ रहा था कि इस्लाम में जो इस्लाम धर्म है उसमें पेंटिंग बनाने को बुरा माना गया है। उसे माना गया कि पेंटिंग बनाना मतलब किसी और जीव की आकृति को गढ़ना ये गलत है, मना किया गया है पेंटिंग बनाने को। तो जब मुगल शासक पेंटिंग्स बनाया करते थे तो जो रूढ़िवादी मुस्लिम होते थे, मौलवी होते थे, वो इसका विरोध भी करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मुगल दरबार में पेंटिंग बनाई जाती थी और मुगल शासकों ने पेंटर्स को संरक्षण भी दिया था। जैसे यहाँ पर एक टर्म हमारा शरिया देख सकते हैं। तो शरिया कुछ नहीं खास नहीं होता, शरिया वही होता है, बहुत टफ नहीं है। शरिया मतलब जो इस्लाम के जो कानून होते हैं, सामाजिक जीवन के, पारिवारिक जीवन के जो कानून होते हैं उसे शरिया कहते हैं, शरिया कानून बोलते हैं। ठीक है, तो शरिया कानून में पेंटिंग बनाने को गलत बोला गया था कि ये सही नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये हम इंसान पेंटिंग नहीं बना सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फैक्ट वाला सेक्शन यहां से शुरू होता है कि महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक है, तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, और अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। यहां पर देख सकते हैं कि अकबरनामा का जो लेखक है वो अबुल फजल भी बोलते हैं, अबुल फजल भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ऐसे जनरली फजल ही लिखा आता है। ठीक है, उसे अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था, मतलब काफी वो नॉलेजेबल पर्सन था, काफी जानकार व्यक्ति था, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा था। ठीक है, अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया, मतलब 3 पार्ट में लिखा गया है। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि अकबरनामा क्या है, आईने अकबरी क्या है, क्या दोनों अलग है। तो इसे स्पष्ट कर ले कि आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का ही एक पार्ट है। ठीक है, और अकबरनामा के लेखक जो हैं वो हैं अबुल फजल। ठीक है, अब आईने अकबरी को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आईने अकबरी क्या है। तो जैसे आइन मतलब होता है नियम, कानून, संविधान। तो आईने अकबरी में उन तथ्यों को रखा गया है कि अकबर के समय में क्या नियम कानून होते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज के समय में जो संविधान हमारे देश का है तो उनमें सारी बातें लिखी गई है कि एक प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, एक राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, एक राज्यपाल को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका जिक्र है। तो उसी तरह से आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर हमारा टर्म होता है मिश्रित संस्कृति। ठीक है, आईने अकबरी में मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के बारे में उसको बताया गया है। अब अगला फैक्ट हमारे लिए आप इसे नोट कर लें। अगला टर्म आ रहा है बादशाहनामा। बादशाहनामा क्या है? तो अबुल फजल का ही एक शिष्य था, उसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि बादशाहनामा का लेखक था। ठीक है, यहां पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, नोट कर लें इसे आप सब। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था बादशाहनामा। ठीक है, अब ये भी 3 पार्ट में है, अब ज्यादा इसमें हमारे काम का नहीं है। सिर्फ इतना जान ले कि अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, बादशाहनामा के लेखक हैं हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद
लाहौरी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर एक टर्म हमारे लिए आ रहा है कि 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जो क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं कौन, तो सर विलियम जोन्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे कुछ और बातें दी गई है जिसमें कि एक दैवीय प्रकाश के बारे में बताया गया, मतलब कि कुछ कहानियां हैं कि कैसे प्रकाश को मतलब कैसे जो राजा होते थे, मुगल शासक होते थे, उनको ईश्वर का यानी कि अल्लाह का दूत बोला जाता था। ऐसा मानते थे कि उन्हें अल्लाह ने भेजा है, इसलिए वो अल्लाह के दूत हैं। ठीक है, और उनकी बातें गलत नहीं हो सकती। तो वो कहानियां हैं, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट पीटी के व्यू से नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं पेंटिंग की तरफ। अब अबुल फजल के बाद अगला नाम आता है अबुल हसन का। अबुल फजल के बाद अगला नाम आता है अबुल हसन का। अबुल फजल जहां इतिहासकार थे, वहीं अबुल हसन एक चित्रकार थे। जैसा कि ये पेंटिंग दिखाया गया है जिसमें कि जहांगीर अपने पिता की तस्वीर को हाथ में लिए हुए है, और ये पेंटिंग बनाई है किसने, अबुल हसन ने। तो ये हम देख सकते हैं कि अबुल हसन एक चित्रकार हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हिंट है कि जो अबुल हसन थे वो जहांगीर के वक्त के चित्रकार थे। ठीक है, अब एक बहुत ही सुंदर टर्म आया है जिसे कहा गया सुलह ए कुल। जैसे हम सम्राट अशोक को जब प्राचीन भारत में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है धम्म। तो जैसे सम्राट अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, प्रेम, शांति, भाईचारे की बात करते हुए धम्म की स्थापना की थी, वैसे ही यहाँ पर अकबर ने जो है वो बादशाह अकबर ने सुलह एक कुल की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने शांति, प्रेम और बाकी सारी बातों का जिक्र किया था, जिसमें कि सभी धर्मों को आपस में मिलजुल कर रहने और एक अच्छे से एक समाज में एक प्रेम से रहने की बातें उन्होंने की थी। वो सुलह कुल क्या था, इस पर फिर कभी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यह दोनों कर जो है वो धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। तो ये तो हमारे लिए आता ही है कि जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर मुगल दरबार में जो मुगल शासकों में से किसने समाप्त किया था, तो वो है यहाँ पर अकबर ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बादशाह नामा जो पुस्तक है उसमें एक पेंटिंग का जिक्र किया गया। यहाँ पर आप लोग पेंटिंग देख लेंगे। इसको पेंटर जो है एक कलाकार है, उनका नाम है पयाग। पयाग जो है उन्होंने बादशाह नामा का एक चित्र बनाया था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहले जो किताबें लिखी जाती थी, आज भी जो किताबें हम पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ लिखा भी होता है और उसमें चित्रकारी भी होती है। जैसे हमारा सामने पीडीएफ दिख रहा है, तो बादशाह नामा का जो एक पेंटिंग है उसमें एक चित्र जो है, तो उसके चित्रकार है, उनका नाम है पयाग। तो ये पयाग नाम भी याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म हमारा खुर्रम। जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते, जहांगीर शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाए जाने वाली मणि दे रहा है। तो खुर्रम जो है वो कोई और नहीं है, ये खुर्रम जो है शाहजहां का ही असली नाम है। ये हमें जानना चाहिए कि खुर्रम कोई और नहीं, बल्कि वो जो आगे चलकर शाहजहां बनेगा वही वो खुर्रम शाहजहां का असली नाम। जैसा कि हम जानते हैं कि जहांगीर का असली नाम सलीम था और शाहजहां का असली नाम खुर्रम था।
अब यहाँ पर एक पेंटिंग देख सकते हैं, अबुल हसन ने जो एक पेंटिंग बनाई थी उसमें कि न्याय की जंजीर और गरीबी को हमला करके भगाते हुए जहांगीर को दिखाया गया है। न्याय की जंजीर एक जंजीर थी, मतलब एक बनाया गया था उसमें कि बहुत सारी घंटियां लगाई गई थी, बहुत लंबी जंजीर थी, जंजीर मतलब समझते ही हैं, चेन। तो वो इसलिए बनाया गया था कि कोई व्यक्ति जो करीब 30 गज लंबी थी और 60 घंटियां लगी हुई थी इस न्याय की जंजीर में, जो पेंटिंग में देख सकते हैं लाल रंग का जो है इसमें देख सकते हैं। तो ये था कि कोई व्यक्ति, कोई आम जनता अगर उसे न्याय की दरकार है, उसे अपनी बात राजा तक पहुंचानी है, तो इमरजेंसी में वो इस जंजीर को बजा करके, हिला करके, घंटी बजा करके वो राजा तक अपनी बात पहुंचा सकता है, फिर उसके साथ न्याय किया जाएगा। ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ भाग गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा का निर्माण का उद्देश्य वहाँ आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। तो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था इस बारे में। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और साहित्य और चित्रकला के बारे में हम देखते हैं। कुछ और भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया अभिवादन करने का जो तरीका था, जिसे कोर्निश बोलते थे, उसके बारे में भी कुछ बातें की गई है। तो वो हमारे लिए फ़िलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ और पेंटिंग दी गई है। अब यहाँ पर कुछ शादियों और शादियों से जुड़े हुए पेंटिंग्स को दिखाया गया है कि शादी बहुत ही धूमधाम से, काफ़ी खर्चे पर किया गया था और कौन कौन लोग उसमें होते थे, क्या करते थे। खैर वो हमारे काम का उतना नहीं है। और यहाँ पर कुछ और टर्म जो है वो फिर कभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक अगला बुक यहाँ पर आ रहा है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी और हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम कोई और नहीं थी, हुमायूं की बहन थी। कुछ टर्म मैं आप लोगों को नोट करवा देना चाहूँगा। अब यहाँ पर एक आ रहा है, चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक चार चमन चार बाग में मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन किया। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या काम का है कि चार चमन यानी कि चार बाग पुस्तक के लेखक कौन है, तो चंद्रभान है, जो कि एक ब्राह्मण थे। ठीक है, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में दिया गया है, लेकिन वो हमारे लिए उतना काम का नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो इस बुक में से मैंने नोट करके रखा है, उसका PDF या पिक भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ नोट कर लें और फिर उसका जो आंसर है वो ढूंढ कर आप लोग लिख कर रखें। ठीक है, तो चलिए नोट करना शुरू कीजिए। सबसे पहला है अकबरनामा, दूसरा है शाहजहांनामा, तीसरा है आलमगीरनामा, चौथा है बाबरनामा। ठीक है, पांचवा है बादशाहनामा, फिर है हुमायूंनामा, फिर है चार चमन। तो इन सबको आप नोट कर लें और इनके लेखक कौन थे और किस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है। जैसे कि शाहजहांनामा नाम से लग रहा है कि
शाहजहां के बारे में बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक टर्म आ रहा है आलमगीरनामा। तो आलमगीरनामा किसकी जीवन के बारे में बताता है, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। तो जो हमने बताया है उसे देख ले और इसे भी ढूंढ करके नोट करके बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और सबसे लास्ट में जो कुछ फैक्ट दिया इसे भी देख लेंगे, नोट कर लेंगे। शायद आपका आंसर इसी लास्ट पेज में मिल जाए। और तो चलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।